Morning, dear students. Today we will be doing the chapter that is your 6 of company law, dividend accounts and audit. So, this is a topic which is known by each one of you, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हैं तो आपको डिविडेंड अकाउंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर विच इज़ व्हाट इज़ प्रॉफिट. अब डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एक्सेस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज प्रॉफिट. तो हम ये कह सकते हैं, या फिर द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ and capital between two dates is also called profit. Now switch to the another, that is हम एक ऑर्गेनाइजेशन में रियल प्रॉफिट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, टू एस्टिमेट टू ए सर्टन the real and the correct profits for an organization is very difficult, क्योंकि it is not only the owners of the organization who are concerned with the profit, but even directors, managers, income tax authorities are all concerned about the profit. अगर हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसमें बिजनेस के ऑनर्स ही प्रॉफिट को डिटर्मिन करते हैं अपनी विशेस के अकॉर्डिंगली. और while determining the tax as per the income tax act, the owner finds any fault in the account, then he determines the tax after making the proper adjustments. So वैसे ये जो adjustments हैं, they are not so easy to be made in the books of organization because the owner determines the profit as per their own wishes. और as far as companies are concerned, शेयर होल्डर्स के अलावा डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ भी प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड होते हैं. और बैंक्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देंगे या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और अगर क्रेडिटर्स भी ये जानना चाहेंगे जो उन्होंने लोन कंपनी को दिया तो वो सिक्योर है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ को भी ये जानना होगा कि उन्हें बोनस मिलेगा या नहीं, शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होंगे कि वेदर दे विल रिसीव डिविडेंड और नॉट, और गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगी क्या उन्हें वेरियस टैक्सेस मिलेंगे या नहीं. तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट वो कैसे करते हैं, आफ्टर सीइंग द एक्चुअल प्रॉफिट्स इन द फाइनल अकाउंट. सो एक कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे से करेक्टली डिटर्मिन हो, चाहे ये एक बहुत ही टफ़ जॉब है. तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं असर्टनमेंट में, जैसे फिक्स एसेट्स को इवैल्यूएट करना कि रेट ऑफ वैल्यूएशन क्या होगा, हम उन्हें कैसे वैल्यू करेंगे, एप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा, कौन से रेट लगेगा, कौन से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो फ्लक्चुएट होगा, फिर डेप्रिसिएशन किस रेट पे चार्ज की जाएगी, रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी. तो ये सब चीज़ों को हमें एस्टिमेट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. तो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स के, इसके लिए कोई भी यूनिफॉर्म मेथड नहीं है. डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को फाइंड आउट करती हैं. तो काफ़ी डाइवर्जन्स हैं अमंग द अकाउंटेंट ऑल्सो कि ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये हमें बैलेंस शीट में शो करने चाहिए या हमें राइट ऑफ कर देने चाहिए. बट जो हाउएवर जो इन एसेट्स का जो प्रपोर्शन है that is to be written off everywhere is still an unsolved question कि whether it should be written off or it should not be written off. तो fictitious assets का भी हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स पे क्या होता है, बियरिंग होता है. नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनको दे ऑल्सो क्वेश्चन कि कैसे स्टॉक की वैल्यूएशन की जाए. तो एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल है वो ये भी है कि वेदर द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट प्राइस. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको डिफरेंट मीनिंग्स लेती हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आप टर्म बहुत बार पढ़ते हैं. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ईयर में इनकर होते हैं, बट इनका जो बेनिफिट है वो आने वाले समय में होता है. जैसे कि आपके एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हैं, आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, आपके डिस्काउंट्स हैं इशू ऑफ शेयर्स में. तो ये ट्रू है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं दे शुड बी रिटर्न ऑफ
but the proportion of such expenses should be debited to the P&L account of the current year or not, it purely depends upon the estimate. Next is your valuation of liabilities. करेक्ट प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें लाइबिलिटीज़ की वैल्यू का भी करेक्ट पता होना चाहिए, बट it is not an easy task, thus profits are affected. Next is your unrecorded expenses. तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कर तो लेते हैं, इनकर तो कर लेते हैं, बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि वो दे आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. तो इससे क्या होते हैं, हमारा जो प्रॉफिट्स है वो इन्फ्लेट हो जाता है, ज़्यादा नज़र आता है. देन एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. तो अब इसमें बात आती है कैपिटल एक्सपेंसेस. तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय कंसिडरिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस सच एज कैपिटल एक्सपेंसेस. उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट हमारे पास क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स. अब रिजर्व्स क्रिएट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, एंड इफ़ दे आर टू बी क्रिएटेड देन फॉर विच लाइबिलिटीज़ एंड व्हाट शुड बी देयर अमाउंट. तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं हमारे प्रॉफिट को. देन प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स. अगर इन कंपनीज दोज वर एंगेज इन बिजनेस सच एज शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बिल्डिंग, तो इन केसेस में रियल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में दे टेक नंबर ऑफ ईयर्स. और फिर क्वेश्चन ये आता है कि किस बेसिस पे हम प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करें इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके. लास्ट इज प्रोविजन ऑफ अ टैक्सेशन. तो ये भी एक एस्टिमेट होता है विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. कुछ अनफोर्सीन फ्लक्चुएशंस आती हैं इन द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो जिनका हमारे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स में क्या होता है, अफेक्ट होता है. तो दीज आर द सर्टन प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं जब हमें रियल या एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना होता है. नेक्स्ट इज़, अब अगर हम प्रॉफिट्स को गलत कैलकुलेट कर ले तो क्या होगा. तो इसमें दो ही केसेस बनते हैं. एक तो हो सकता है कि आपने ओवर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया, या सेकंड है आपने अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया. तो ओवर डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि ओवर डिटर्मिनेशन में ये होगा कि हेयर द प्रॉफिट इज़ डिटर्मिन्ड एट अ लेवल अबव द एक्चुअल प्रॉफिट. मतलब कि हमने प्रॉफिट वो डिटर्मिन करा जिसका कि क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा है. तो अगर हम प्रॉफिट को जो डिटर्मिन कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल होगा, हमें रेम्यूनरेशन की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, डिवेंचर होल्डर्स को नुकसान होगा, अनट्रू बैलेंस शीट शो होगी क्योंकि हम अपने प्रॉफिट्स को हायर देन एक्चुअल प्रॉफिट शो कर रहे हैं. और अगर कंपनी के प्रॉफिट्स इन्फ्लेट होते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स तक, तो फिर जो हमारा डिविडेंड है उसको हम पे करेंगे आउट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी. एज अ रिज़ल्ट कंपनी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी इंसॉल्वेंट हो जाएगी और इट हैज़ टू बी लिक्विडेटेड. इसी तरह अगर हम अंडर डिटर्मिनेशन की बात करें प्रॉफिट की, तो फिर शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा, और जो अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो उन्हें कम मिलेगी. और अगर हम एसेट्स कंपनी के अंडर वैल्यू कर देते हैं या हम लाइबिलिटीज़ को ओवर वैल्यू कर देते हैं, इससे क्या होगा कि एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा कंपनी में. एंड दिस सीक्रेट क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व इज़ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. और कंसीलमेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन तो है ही है, क्योंकि इससे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स होगा, हमारे एसेट्स लाइबिलिटी की रॉन्ग वैल्यूएशन होगी, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो इसका मतलब अगर हम रॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट्स की, चाहे वो हम अंडर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ओवर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रू और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी कम टू, तो इसका मतलब एक पॉइंट और आता है कि अगर आपको प्रॉफिट डिटर्मिन करने हैं कि आपके प्रॉफिट करेक्ट डिटर्मिनेशन हो, तो हमें क्या पॉइंट्स में ध्यान रखना पड़ेगा. हमें बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ेगा, और हमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा जो कि पार्ट 2 शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं. So now coming to the next topic, that is your divisible profit. Dear student, divisible profit वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि आप लीगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड. और ये डिविजिबल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपके बिजनेस प्रॉफिट्स आते हैं, इसमें आपके करंट ईयर प्रॉफिट्स आते हैं, और आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आते हैं प्रीवियस ईयर्स के. तो नाउ स्विचिंग टू द आपका डिविजिबल प्रॉफिट विद द मीनिंग विच ऑलरेडी वी हैव I have explained you and you have understood.
Now switching to very important topic, that is legal provisions regarding divisible profit. तो dear student, as it is given in your book, तो अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो आपकी बुक में लीगल प्रोविजंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ योर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अनदर इज़ योर प्रोविजंस ऑफ टेबल ए. So under statutory provisions, first is distribution after deducting depreciation. तो dear students, as per section 123 of Indian Companies Act, एक कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर किसी भी सोर्स से, उसका साल के प्रॉफिट से, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से, या फिर सम टोटल ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, या फिर फ्रॉम द अमाउंट्स रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट under guarantees issued by them for the declaration of dividend. So these four are the sources also जहाँ से हम अपना जो डिविडेंड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन. सेकेंड जो पॉइंट आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, दैट इज़ ट्रांसफ़र टू रिजर्व. अब डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड या पेड अंटिल सम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज़ ट्रांसफ़र टू रिजर्व. तो ऐसे रिजर्व्स को हम कहते हैं कंपल्सरी रिजर्व. थर्ड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली इन कैश. सेक्शन 205 सब सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो डिविडेंड आप पे करोगे वो सिर्फ कैश में ही क्या होगा, पे होगा. ठीक है, बट कुछ दो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं. पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स एंड यूटिलाइजिंग दैम फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, और सेकेंड है बाय द पेमेंट ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. एंड नेक्स्ट इज़ नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल. एज अ नेम सेज डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स में से ही पे होता है और कैपिटल में से पे नहीं होता. तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको परमिट भी कर दे कि आप डिविडेंड को कैपिटल में से पे कर सकते हो, तब भी कंपनी नहीं कर सकती. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिविडेंड इन प्रपोर्शन टू पेड अप कैपिटल. सेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि इफ़ ऑन सम शेयर्स एक्सेस अमाउंट हैज़ बीन पेड अप while for others shares some amount called up is still receivable. मतलब कि कुछ शेयर्स पे एक्सेस अमाउंट पे हो चुका है और कुछ शेयर्स पे अभी पैसा मिलना बाकी है, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड बाय देम. नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन 30 days. तो ये हैं हमारे. तो अंडर सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 30 डेज़ के डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के 30 डेज़ के अंदर हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होगा. अगर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देते या उसको डिविडेंड वारंट नहीं पोस्ट करते तो जो भी डायरेक्टर या जो भी मैनेजर्स हैं कंपनी के, उनको पनिशमेंट मिल सकती है, जिसमें कि 2 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 1000 का फ़ाइन हो सकता है ड्यूरिंग द, जब तक भी ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहेगा. एंड अब सेकेंड जो पॉइंट था प्रोविजन ऑफ टेबल ए, वो फिर उसमें रूल 85, रूल 87, रूल 88, रूल 89, रूल 90, रूल 91, रूल 92, रूल 93 एंड रूल 94 एप्लीकेबल होंगे. नाउ switching to the next topic, that is determination of divisible profit. अब look students, every shareholder is directly interested in the profits of the company. Directors अब डायरेक्टर्स टू शो दैट कि उनकी वो बहुत एफिशिएंट है, वो अपने शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड देना चाहते हैं, बट कंपनीज एक्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो एक्सेसिव डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो क्योंकि कई बार हाई डिविडेंड देने के लिए जो डायरेक्टर्स हैं वो कई बार कैपिटल में से भी डिविडेंड दे देते हैं, और इस प्रैक्टिस से क्या होता है, जो कंपनी है इट गोज़ टुवर्ड द लिक्विडेशन. तो जब भी हमें डिविजिबल प्रॉफिट को डिटर्मिन करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि डिविडेंड कौन से सोर्सेज से देंगे आप, करंट डेप्रिसिएशन क्या है, एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, पास्ट लॉसेस क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स क्या है, और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिर डेप्रिसिएशन ऑन वेस्टिंग एसेट्स एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स. तो जब भी आप डिविजिबल प्रॉफिट को डिटर्मिन करेंगे तो उस केस में आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे while calculating the divisible profits. Now next topic which is given in your book, it is divisible profits and the auditor. अब यहाँ बात ये आती है कि ऑडिटर को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब वो डिविजिबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेगा. सबसे पहला कि उसको MOA और AOA
को स्टडी करना होगा और उसको देखना होगा कि बोथ हैव बीन कंपाइल्ड और नॉट। तो उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले करंट प्रॉफिट्स में से ऑडिटर को सेक्शन 1, 2, 3 जो कि पास्ट ईयर लॉसेस, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और ट्रांसफ़र टू रिजर्व से रिलेटेड है, उन्हें स्टडी करेगा। ऑडिटर ये भी देखेगा कि जो प्रॉफिट्स आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर रही हैं वो एक्चुअली कंपनी ने अर्न किए भी हैं या नहीं। फिर उसके बाद वो ये भी एग्जामिन करेगा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स जितने भी रेवेन्यू लॉसेस हैं वो सारे राइट ऑफ हो चुके हैं, और कैपिटल प्रॉफिट्स के केस में वो ये देखेगा कि सारे के सारे कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ हो चुके हैं। ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो कंपनी के एसेट्स हैं क्या वो कैपेबल हैं कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए या नहीं। फिर वो मिनट बुक जो शेयर होल्डर्स की है और डायरेक्टर्स के उन्हें भी एग्जामिन करेगा रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसके बाद अगर कंपनी ने डिविडेंड शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है तो उस केस में वो प्रोविजंस को स्टडी करेगा विच आर इन गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और देखेगा कि वो प्रोविजंस को हमने फॉलो किया है या नहीं। तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर से दिया है या आउट ऑफ रिजर्व से दिया है। उसके बाद उसको ये भी एग्जामिन करना होगा रिसिप्ट्स विच आर इशूड बाय द शेयर होल्डर्स इन रिलेशन टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सेपरेट डिविडेंड अकाउंट ओपन हुआ है बैंक में तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड शुड टैली विद द बैलेंस शीट इन द डिविडेंड पासबुक। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वेदर डिक्लेयर्ड और अनक्लेम्ड डिविडेंड हैव बीन शोन क्लियरली इन द बैलेंस शीट और नॉट। तो इन केस अगर कोई भी लीगल प्रोविज़न या रूल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने दिया है रिगार्डिंग डिविडेंड, तो ऑडिटर को वो अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में वो मेंशन करना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ स्विचिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिविडेंड। तो डिविडेंड ये वो पार्ट होता है डिविजिबल प्रॉफिट का विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब डिविडेंड को हम डिटर्मिन कैसे करते हैं। तो डिविडेंड को डिटर्मिन करते हैं, सबसे पहले हमें लेवल ऑफ प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डायरेक्टली हमारे लेवल ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद हमें ये देखना है कि जिस रेट से हम डिविडेंड दे रहे हैं वो क्या है। तो रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन द रेट विच इज़ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमें लिक्विड एसेट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि वेदर हमारे पास एडिक्वेट लिक्विड एसेट्स हैं या नहीं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद हमें फ्यूचर नीड्स को फोरकास्ट करना पड़ेगा और हमें उन फोरकास्ट के हिसाब से ही अपना जो डिविडेंड है वो क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद है एडिक्वेसी ऑफ रिज़र्व। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। एंड इन केस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, अगर किसी ईयर में कंपनी ने एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करे हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड्स एट द नॉर्मल रेट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस एज बोनस शेयर सो दैट हमारा रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो मेंटेन रहे। और ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे वाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। और हमें कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इज बीन वेरी क्लियरली मेंशन कि आप कोई भी डिविडेंड, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर। आप नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर और पेड बाय कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट जो भी आपने डिविडेंड देना है शेयर होल्डर्स को तो वो आप कंपनी के प्रॉफिट्स में से देंगे जो कि आए हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, या प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी में से देंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के, उसमें से भी आप डेप्रिसिएशन को क्या कर सके हो, डिडक्ट कर सके हो, या उस मनी में से दोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दिया है इन परसुएंस ऑफ गारंटी। दिस वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर। अब उसके बाद है जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज लगाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2। अब उसके बाद क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एज अ थर्ड पॉइंट सेज वो इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
and out of the profits of final account in which such interim dividend is sought to be declared. तो अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि जो डिविडेंड का अमाउंट है इंटरिम डिविडेंड को इंक्लूड करके हमें एक शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट कराना होगा 5 दिन के अंदर, जब डिविडेंड क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ। हमें डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए सेक्शन 73, सेक्शन 74 के सारे प्रोविजंस को क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड्स हैं, जो शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड्स विच आर डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, दे आर डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये राइट है, अगर उन्हें अच्छा लगे, इफ़ ये डीम फिट, दे मे ट्रांसफ़र ऑल द प्रॉफिट ऑफ कंपनीज टू रिजर्व और दे मे रिटेन अ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इसका मतलब यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर्स हैं कि वो कंपनी का सारा प्रॉफिट रिजर्व्स में रख सकते हैं या वो प्रॉफिट का कुछ पार्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ईयर। और वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वो ना भी डिविडेंड देना चाहें तो भी ये भी वो डिसाइड कर सकते हैं फॉर दैट ईयर। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, दे कैन डिसाइड द रेट ऑफ डिविडेंड विद इन द लिमिट सेट बाय द डायरेक्टर्स, बट दे कैन नॉट इंक्रीज द रेट। जैसे कि अगर डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करा कि हमें 6% रेट ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए, तो शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है कि वो 6% से ज़्यादा का रेट डिसाइड कर सकें। रिड्यूस कर सकते हैं बट बढ़ा नहीं सकते। और जो डिविडेंड है वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है या उनके बैंकर्स को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, या शेयर वारंट के होल्डर्स को दिया जाता है या उनके बैंकर्स को शेयर होल्डर्स के दिया जाता है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। दिस इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट यू विल बी डूइंग दिस। डिविडेंड डिक्लेयर के लिए हमें मीटिंग करनी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एज पर सेक्शन 173। जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन्हें स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेशन देना होगा इस बोर्ड मीटिंग के बारे में, और ये बताना होगा कि इसमें हम डिविडेंड की रिकमेंडेशंस को कंसिडर करेंगे कम से कम 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, और इसमें से हम वो डेट निकाल देंगे, मीटिंग डेट निकाल के उससे पहले के 2 दिन। और उसके बाद जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज़ कर देंगे एज़ पर द कोड ऑफ कंडक्ट, और इसकी भी वो प्रायर इंफॉर्मेशन देंगी टू द स्टॉक एक्सचेंज। बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो सारे डायरेक्टर्स को देना होगा एट देयर एड्रेस कम से कम 7 दिन पहले बिफोर द बोर्ड मीटिंग, और अर्जेंट केसेस में एक शॉर्ट नोटिस भी दिया जा सकता है, और इस नोटिस के साथ हमें एजेंडा, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भी इस नोटिस के साथ लगाना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें नेसेसरी बोर्ड रिजोल्यूशन लिया जाएगा, और लिस्टेड कंपनीज अपना जो है बोर्ड मीटिंग का डिस्क्लोजर 30 मिनट्स, बोर्ड मीटिंग ख़त्म होने के 30 मिनट बाद वो बोर्ड मीटिंग का जो डिस्क्लोजर है उसे सबमिट करेंगे और अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे विद इन 2 वर्किंग डेज़। उसके बाद वो ड्राफ्ट मिनट्स को प्रिपेयर करेंगे, मीटिंग ख़त्म होने के 15 दिन के बाद तक उसे प्रिपेयर करेंगे और उसे सर्कुलेट करेंगे, चाहे हैंड से करें, चाहे स्पीड पोस्ट से करें, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से करें, चाहे ईमेल से करें, टू ऑल द डायरेक्टर्स फॉर देयर कमेंट्स। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेंगे अबाउट द बुक क्लोजर, न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट पब्लिश करेंगे कि बुक क्लोजर से रिलेटेड। सेक्शन 96 के अंडर वो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करेंगे, लिस्ट ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर्स जिनको डिविडेंड मिलना है उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, एक प्रोसीजर रहेगा। तो अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती तो उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मैक्सिमम 2 ईयर्स और 1000 रुपये फ़ाइन फॉर एवरी डे टिल द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़। तो आई होप दिस इज़ ऑफ विथ टुडेज़, और आप सबको ये समझ भी आया होगा। तो आज के चैप्टर में पार्ट 1, इस चैप्टर में हमने क्या किया, हमने बात करी कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं, उसके बाद प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, रियल प्रॉफिट्स कैसे असर्टेनमेंट होती है उनकी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक्चुअल प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करने में, और अगर हम रॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, फिर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, देन वी डिड लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट्स, आफ्टर दैट वी डिड हाउ टू डिटरमाइन द डिविजिबल प्रॉफिट्स,
Then what are the responsibilities of auditor and duties of auditor regarding divisible profits? What is dividend? How this dividend is calculated, and statutory provisions regarding the dividend, and the procedure for declaration and payment of dividend. And in case if any company makes default in this, then the penalty. So I hope this all is clear with you. So off for this today. This is part 1 of your chapter 6. In the next video I'll be sharing part 2 of the same chapter. Thank you and have a nice day.